Hi everyone, this is Abhishek once again. Welcome to Focal IS and this is to be the third class on IR and labor laws. Basically इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड की ये तीसरी क्लास है. इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 की एक क्लास और आनी है. जैसे कि हमने बताया कि जो IR कोड 2020 है 2020 है, ये खुद जो है तीन कोडों का सम्मिश्रण है. यानी दिस इज द amalgamation, you can say. This is the combination of three codes, that is Industrial Dispute Act 1947, Standing Order Act 1946 एंड ट्रेड यूनियन एक्ट 1926. तीन कोड्स का है. तो ये तीसरी क्लास है आपकी इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 की. एक क्लास और होने वाली है जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस जो ये ओल्ड कोड्स हैं, ओल्ड लॉज हैं विद न्यू कोड्स. ठीक है, तो चार क्लासेस होने वाली हैं और ये पूरा जो आपका आईआर एंड लेबर लॉज है, आईआर एंड लेबर लॉज है, इसमें टोटल 29 कोड्स हैं और ये 29 कोड्स को हम उम्मीद करेंगे कि ये आपका बाई 20th ऑफ दिस मंथ यानी 20 अक्टूबर तक ये खत्म हो जाए. इसके बाद पे हम जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस बचे हैं, जैसे कि आपका इंश्योरेंस हो गया, ये छोटे छोटे सेक्शंस हैं. इंश्योरेंस, ऑडिटिंग, ठीक है, इंश्योरेंस हो गया, ऑडिटिंग हो गया. इसके बाद क्या बचा हुआ है आपका कंप्यूटर साइंस हो गया. यहाँ से 10 क्वेश्चन सीधे आपको मिलेंगे कंप्यूटर से. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चंक्स हो जाते हैं. देन आफ्टर विल मूव टुवर्ड्स जीएस. दिस प्रोग्राम, ये प्रोग्राम क्या है, तो दिस इज अ शॉर्ट कोर्स, यू कैन से द क्रैश कोर्स, जो कि आपका एग्जाम है इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड एपीएफसी का और ईओ का, यानी ईपीएफओ 2025 जो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है उसके लिए ये क्लासेस चल रही हैं. वीडियोज जो हैं, जो वीडियोज आ रही हैं, वीडियोज का कोई चार्जेस नहीं है इस क्रैश कोर्स में. तो वीडियोज आर फ्री एंड विल रिमेन फ्री. इफ यू वांट द मटेरियल्स यानी पीडीएफ्स किसकी, क्लासेस की, और किस चीज का, टेस्ट सीरीज, और क्या क्वेश्चन डिस्कशन जो होंगे, ठीक है, क्वेश्चंस के जो डिस्कशंस होंगे, ये सारे के सारे जो पीडीएफ्स मटेरियल्स हैं, ये आपको अगर चाहिए तो यू विल हैव टू पे 999 रुपीज. और कौन से नंबर पे करना है, तो नंबर इज 7827530282. ठीक है, इस पे आप फोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके इसी नंबर के व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं. हियर इट इज द नंबर. नाउ तीसरी क्लास है, बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है. तो हमको सेग्रीगेट करके उसी मैनर में पढ़ना है कि हम इस कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर फेच कर सकें. तो आज हम देख रहे हैं चैप्टर 6 ऑफ आईआर कोड 2020, जिसमें है, जो चैप्टर का नाम है वॉलंटरी रेफरेंस टू ऑफ डिस्प्यूट्स, वॉलंटरी रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन. जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है कि जैसे कि आपका कुछ मैकेनिज्म होते हैं जो कोर्ट के बाहर सेटलमेंट की बात करते हैं. तो चाहे वो आर्बिट्रेशन हो, कंसिलिएशन हो या मेडिएशन हो, ये एडजुडिकेशन के मेथड नहीं है. लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, दीज आर नॉट द कोर्ट ट्रायल्स या कोर्ट केसेस नहीं होते हैं. कोई भी डिस्प्यूट है बिटवीन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है तो अभी हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई सा भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है बिटवीन एम्प्लॉई या एम्प्लॉयर, बिटवीन एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉई, बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर, तो ये सारे के सारे में हमको एक प्रोविजन मिलता है कि हम इन केसों को आर्बिट्रेशन के पास भेज के इनका सेटलमेंट करवा सके कोर्ट के बाहर. दूसरा मैकेनिज्म है कंसिलिएशन का. ठीक है, कंसिलिएशन तो आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन यहाँ पे सेम दिया हुआ है. तो ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होता है बिटवीन द पार्टीज, लेकिन इसमें ये मुख्यतः आपको ध्यान में रखना होगा कि दोनों पार्टी जो डिस्प्यूट के मेंबर है, क्योंकि डिस्प्यूट कभी एक इंसान का नहीं हो सकता है, डिस्प्यूट जब भी अराइज होगा तो देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज. तो ये डिस्प्यूट होगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होगा. तो ये दोनों पार्टीज अग्री करना चाहिए कि हमको आर्बिट्रेशन या कंसिलिएशन ऑफिसर के पास जाना है इस डिस्प्यूट को लेके. ठीक है, अगर एक भी पार्टी सहमत नहीं है तो वो सीधे सीधे आपका एडजुडिकेशन की तरफ जा सकता है, यानी ट्राइब्यूनल में जा सकता है और कोर्ट केस फाइल कर सकता है. ठीक है, लेकिन जो है इस, अगर आर्बिट्रेशन में या आर्बिट्रेशन के पास ये केस जा रहा है तो द बोथ पार्टी मस्ट एग्री. तो ये आपको बेसिक सी चीज समझनी होगी. अभी आर्बिट्रेशन के लिए जो वॉलंटरी रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट जाता है, ये सेक्शन 42 ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत आता है. ठीक है, कब आर्बिट्रेशन अलाउड होता है, तो अगर कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है या भविष्य में उनको लग रहा है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कोई हो सकता है, इज टू बी हैपन. ठीक है, यानी कुछ ऐसा चल रहा है, असहमति है बिटवीन द बोथ द पार्टीज, एम्प्लॉयर या वर्कर के बीच में,
तो ये एक म्यूचुअली अग्रीमेंट साइन होता है इन राइटिंग टू सेंड द डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन। द अग्रीमेंट विल क्लियरली मेंशन द आर्बिट्रेटर, कौन चूज किया गया है, उस आर्बिट्रेटर का नाम उस एग्रीमेंट में लिखा होता है, सॉरी आर्बिट्रेटर का नाम लिखा होना चाहिए। अगर इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर है, लेट से दोनों पार्टी की तरफ से दो दो आर्बिट्रेटर अपॉइंट किए गए, तो डिसीजन क्या होगा, टाई हो जाएगा। यानी जिसका भी दो रहेगा, चार आर्बिट्रेटर हैं और दो एक तरफ अवार्ड दे रहे हैं, दो एक तरफ अवार्ड दे रहे हैं, यानी क्या हो गया, टाई की सिचुएशन हो गई। इस सिचुएशन में एक एक्स्ट्रा जो है आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा, जिसको हम एम्पायर के नाम से जानेंगे। एम्पायर अपॉइंट किया जाएगा और इसका डिसीजन जिस पक्ष में जाएगा वो पक्ष विनिंग पक्ष कहलाएगा। इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर में यही है सिस्टम। फॉर्म एंड साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट, तो ये जो है प्रिस्क्राइब्ड मैनर में होना चाहिए, जो मैनर दिया हुआ है उसमें ये साइनिंग होना चाहिए। एग्रीमेंट मस्ट फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड मैनर एंड बी साइंड प्रॉपर्ली बाय बोथ द साइड्स, दोनों साइड इसको जो है अपना सिग्नेचर इनका होना चाहिए उस पे, यानी एक दोनों पार्टीज अग्री हैं कि वो जो अवार्ड ये मुकदमा है या जो ये मैटर है, जो ये डिस्प्यूट है, ये आर्बिट्रेटर के पास जा रहा है। इंटीमेशन टू अथॉरिटी, आर्बिट्रेशन अगर हो गया, कोई अवार्ड आया या नहीं आया वो अलग है, मतलब कोई सहमति बनी या नहीं बनी। अ कॉपी ऑफ आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट इफ जो है दोनों पार्टी अग्री होती है मस्ट बी सेंड टू अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड कंसिलिएशन ऑफिसर। नहीं भी होता है तो उसका रीजन कि क्या हुआ है क्यों नहीं हुआ है, इसका रीजन जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और कंसिलिएशन ऑफिसर के पास भेजा जाना होता है। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन फॉर वाइडर एप्लीकेबिलिटी क्या है, इफ द गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड that the agreement represents the majority of both sides, it may issue a notification. Once notified, even employer or worker जो कि पार्टी नहीं है टू दिस अग्रीमेंट, लेकिन उनका जो केस है वो इसी तरह का केस है, मैंने इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है, तो वो अपने आप को बिना किसी राइटिंग के डायरेक्ट प्रेजेंट कर सकते हैं बिफोर द आर्बिट्रेटर। तो ये यहाँ तक मैटर हमने देखा। नाउ रिप्रेजेंटेशन रूल क्या होना चाहिए, तो देखिए कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कई तरीके के हो सकते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट किस किस चीज के, तो रिट्रेंचमेंट से रिलेटेड हो सकता है, टर्मिनेशन से रिलेटेड हो सकता है, स्ट्राइक से रिलेटेड हो सकता है, लॉकआउट से रिलेटेड हो सकता है, वेजेस के ऊपर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो सकता है, वर्किंग आवर्स के ऊपर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो सकता है, फैसिलिटीज के ऊपर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो सकता है। तो देयर कुड बी मेनी पॉसिबिलिटीज जहां पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अराइज हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है इन डिस्प्यूट अदर देन टर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल वर्कर, कि इसका रिट्रेंचमेंट या टर्मिनेशन के अलावा कोई डिस्प्यूट है, इफ देयर इज अ नेगोशिएटिंग यूनियन और काउंसिल रिप्रेजेंट द वर्कर, if no such union or council then trade union represents the worker। ये कह रहे हैं, कहने का मतलब कि अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अदर देन इंडिविजुअल वर्कर है, ठीक है, इंडिविजुअल वर्कर है, अदर देन टर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल वर्कर है, कि उसके टर्मिनेशन के अलावा किसी तथ्य पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अराइज होता है, तो यहाँ पे निगोशिएटिंग यूनियन या काउंसिल होना चाहिए जो कि वर्कर को रिप्रेजेंट करे। अब निगोशिएटिंग यूनियन और काउंसिल क्या है ये मैंने आपको डिटेल में बताया है, ठीक है। इफ नो सच यूनियन और काउंसिल एग्जिस्ट, निगोशिएटिंग यूनियन नहीं है या काउंसिल नहीं है, तो ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंट करेगा। अगर ट्रेड यूनियन भी नहीं है तो वर्कर रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो कि चूज किया जाएगा, चूजन एज प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है, कि ये भाई हमको ये रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये तरीका होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है अदर देन टर्मिनेशन ऑफ वर्कर, तो वर्कर को रिप्रेजेंट कौन करेगा ये बताया जा रहा है, मतलब वर्कर्स को जो है, जो जिनका डिस्प्यूट है उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा, तो या तो निगोशिएटिंग यूनियन हो या काउंसिल हो। अगर ये नहीं है तो कौन निगोशिएट करेगा, ट्रेड यूनियन निगोशिएट करेगा। अगर ट्रेड यूनियन भी नहीं है तो वर्कर चूज किया जाएगा बाई, उसमें से जितने भी वर्कर है उसमें से एक वर्कर चूज किया जाएगा, जो कि जिसको कहा जाएगा भाई आप रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। अब ये निगोशिएटिंग यूनियन और काउंसिल वाला मैटर एक बार हम फिर समझ लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो देखिए कोई भी है, ट्रेड यूनियन है ना, लेट से कि एनी ट्रेड यूनियन इज देयर, ठीक है, और इंडस्ट्री छोटी है, लेट से कि हम कह रहे हैं कि 50 वर्कर ही हैं इंडस्ट्री में, ठीक है, तो 50 वर्कर ही हैं और यहाँ पे सिर्फ एक ट्रेड यूनियन है, तो ये एक ट्रेड यूनियन जो है ये सोल निगोशिएटिंग यूनियन होगा, ये निगोशिएट करेगा।
हम कह रहे हैं कि जो है अगर जो है इंडस्ट्री है जिसमें एक से अधिक वर्कर है, मतलब एक से अधिक ट्रेड यूनियन है, एक से अधिक ट्रेड यूनियन है। अब एक से अधिक ट्रेड यूनियन में क्या मैटर आता है कि यहाँ पे जब एक से अधिक ट्रेड यूनियन है तो सारे ट्रेड यूनियन तो रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, सोल नेगोशिएटिंग यूनियन नहीं होंगे। तो यहाँ पे जिस ट्रेड यूनियन के पास 51% ऑफ द मेंबरशिप होगी वो सोल नेगोशिएटिंग यूनियन होगा। अब बोलो कि फिर कोई बड़ी इंडस्ट्री है जहां पे एक से ज्यादा ट्रेड यूनियन है और किसी भी यूनियन के पास 51% की मेंबरशिप नहीं है, देन चूज किया जाएगा ऐसे नेगोशिएटिंग यूनियन को, ऐसे यूनियंस को निगोशिएट करने के लिए जिनके पास 20+ की मेंबरशिप है। अब ये 20+ मेंबरशिप वाले यूनियन जितने भी होंगे, ठीक है, इनसे एक एक मेंबर भेजा जाएगा और उन मेंबर से एक नेगोशिएटिंग काउंसिल बनेगी, नेगोशिएटिंग काउंसिल बनेगी। अब ये नेगोशिएटिंग काउंसिल सोल रिप्रेजेंटेटिव होगा ऑफ द वर्कर्स। समझ में आया? ठीक है, तो ये मुद्दा है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि इन डिस्प्यूट रिलेटिंग टू टर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल वर्कर, यहाँ अदर देन टर्मिनेशन था, ठीक है, यहाँ पे टर्मिनेशन है। वर्कर कैन अपीयर इन पर्सन और थ्रू अ रिप्रेजेंटेटिव अथॉराइज्ड बाय हिम। ठीक है, अगर टर्मिनेशन से रिलेटेड कोई मुद्दा है तो ट्रेड यूनियन का रोल होता है, लेकिन वर्कर चाहे तो वो इन पर्सन रिप्रेजेंट हो सकता है या किसी रिप्रेजेंटेटिव के तहत अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है। किसके समक्ष? तो कोर्ट के समक्ष, आर्बिट्रेटर के समक्ष, कंसिलिएशन ऑफिसर के समक्ष या ट्राइब्यूनल के समक्ष। रोल ऑफ आर्बिट्रेटर क्या है यहाँ? तो आर्बिट्रेटर मस्ट इन्वेस्टिगेट द डिस्प्यूट एंड सबमिट साइंड आर्बिट्रेशन अवार्ड टू अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, बैन ऑन स्ट्राइक एंड लॉकआउट ड्यूरिंग आर्बिट्रेशन। अगर कोई आर्बिट्रेशन ऑनगोइंग है, वंस आर्बिट्रेशन इज इन प्रोसेस, ऑनगोइंग है और गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू हो गई है कि हाँ भाई ये आर्बिट्रेशन चल रहा है, द गवर्नमेंट कैन प्रोहिबिट कंटिन्यूएशन ऑफ एनी स्ट्राइक या लॉकआउट रिलेटेड टू दैट डिस्प्यूट। ठीक है, उस डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई स्ट्राइक और बैन और लॉकआउट को गवर्नमेंट बंद कर सकती है या उस पर बैन लगा सकती है। एक्सक्लूजन ऑफ आर्बिट्रेटर एक्ट 1996, तो आर्बिट्रेटर एक्ट एक था, आर्बिट्रेटर एक्ट ऑफ 1996, ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि जो आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 है, 2020 है, इसमें ये एक्ट लागू नहीं होगा, इसके प्रोविजंस लागू नहीं होंगे। समझ में आ रहा? अब जो है चैप्टर 7 है मैकेनिज्म फॉर रिजोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अब ये जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से जो मैकेनिज्म है इनका डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का, ये हमारा 43, यहाँ से याद रखना 43 to 61 तक आता है। अब ये 43 to 61 जो आपका सेक्शंस हैं, ठीक है, अब यहाँ पे कंसिलिएशन ऑफिसर से लेके, ठीक है, आपका जो है जितने भी वो हैं, चाहे वो ट्राइब्यूनल हो, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल या सिर्फ ट्राइब्यूनल हो, ये सारे के सारे इसी के तहत आएंगे। तो आप याद रखिए कि 42 में हमारे पास आर्बिट्रेटर के बारे में है और 43 टू लेके 61 तक, 43 से लेके 61 तक अपने पास क्या है? कंसिलिएशन ऑफिसर है। अब वो कंसिलिएशन के ऑफिसर के बाद जो अपने पास जो है क्या है? ट्राइब्यूनल है और नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल है, NIT। ये तीनों के तीनों प्रोविजन हमारे 43 to 61 आ जाएंगे। देखते हैं यहीं पे, तो कंसिलिएशन ऑफिसर के बारे में बात करें तो कंसिलिएशन ऑफिसर के बारे में दिया हुआ है सेक्शन 43 में। अब इनके अपॉइंटमेंट के बारे में क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, पूछा गया है, PYQ है ये। तो अपॉइंटमेंट कौन करेगी? गवर्नमेंट करेगी, सेंट्रल या स्टेट, यानी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी। यहाँ पे एक टर्म याद रखना, कौन करेगा? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी। अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट दो हो सकती है, या तो सेंटर या यूनियन हो सकता है या स्टेट हो सकता है। अगर कोई इंडस्ट्री, ठीक है, नेशनल इंपॉर्टेंस की है, हमने जो बात की है कि वहां पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगा? यूनियन होगा, और अदर देन दोस स्टेट गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। तो ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन अपॉइंट कंसिलिएशन ऑफिसर वाया नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन के द्वारा कंसिलिएशन ऑफिसर को अपॉइंट कर सकता है। पर्पज क्या है? ये मीडिएट करेंगे। तो ये मीडिएट क्या है? ये एक एक्स्ट्रा जुडिशियल मैकेनिज्म है, हमने जैसे की बात की थी। इन्वेस्टिगेट करेगा और प्रमोट करेगा सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इनका ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा? फॉर स्पेसिफिक एरिया हो सकती है कि भाई आप इस एरिया के लिए कंसिलिएशन ऑफिसर अपॉइंट किए जा सकते हो। फॉर पार्टिकुलर इंडस्ट्री हो सकती है, कहा गया कि भाई आपको सीमेंट इंडस्ट्री के लिए कंसिलिएशन ऑफिसर
अपॉइंट किया जा रहा है। और फॉर ऑल इंडस्ट्रीज इन गिवन एरिया, एक कोई जो है स्पेसिफाइड एरिया है, लेट से 15 किलोमीटर का है, इसमें जितनी भी इंडस्ट्री आएंगी उसके लिए कंसिलिएशन ऑफिसर किसी एक को अपॉइंट किया जा सकता है। तो दीज आर द 3 कंडीशंस। टेन्योर क्या है, कैन बी परमानेंट, तो रेगुलर कार्डर भी होता है कि ये उस 15 किलोमीटर एरिया में यही रहेगा, या टेम्परेरी भी हो सकता है फॉर स्पेसिफिक डिस्प्यूट। पावर क्या है, एक्ट एज एन मीडिएटर नॉट एज एन जज, जैसा कि मैंने बात किया, क्योंकि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल मैकेनिज्म है और ये प्रिवेंटिव जस्टिस की तरह से काम कर सकता है। एग्जाम्पल क्या है, स्ट्राइक नोटिस गिवन इन स्टील फैक्ट्री एट बोकारो, कंसिलिएशन ऑफिसर वहां पे विजिट करेगा, मेडिएट करेगा बिटवीन बोथ ऑफ द पार्टीज, ठीक है, और प्रिपेयर करेगा रिपोर्ट। अगर ये सब मान जाते हैं इसकी बात, तो ये जो है मध्यस्थता करके वहां पे जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है उसका समाधान या उसको सुलह करके समझा लेगा। इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल सेक्शन 44 के अंतर्गत आता है। वो इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल क्या है, इसको भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूट करेगी। वन और मोर इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स कैन बी एस्टैब्लिश्ड। फंक्शन क्या होगा, एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट। यहाँ पे आ गया ना, आप देखो टर्म एडजुडिकेशन, तो जब भी आपका एडजुडिकेशन टर्म आए समझना कि ये मुद्दा जो है ये कोर्ट का हो गया, प्रॉपर कोर्ट हियरिंग होगी ट्राइब्यूनल में। अदर फंक्शन अंडर दिस कोड एंड अंडर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, तो ये दोनों को, चाहे जो आपका इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल होगा, यहाँ पे याद रखना इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल हमारे दोनों मुद्दों में अपॉइंट किया जा सकता है। एक तो आपका जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 है, और जो आपका ईपीएफ एक्ट है 1952 वाला, इसके तहत भी इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल अपॉइंट किया जा सकता है। कंपोजिशन क्या है, तो 2 मेंबर होंगे, चाहे वो नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल हो चाहे सिर्फ इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल हो। कितने मेंबर होंगे, 2 मेंबर्स होंगे, एक जुडिशियल मेंबर होगा और एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होगा। बेंचेज, अब बेंचेस क्या होगा, जैसा कि हमने सुना है ना कि सुप्रीम कोर्ट में जो है या हाई कोर्ट में बेंचेस होती हैं। बेंचेस कैसी, कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है। तो 5 से ज्यादा जो पर्सन अगर हो रहे हैं तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो जाती है, ठीक है, उसके कम वाले जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है। इसी तरह से यहाँ पे भी बेंचेस का प्राविधान है। बेंच विद जुडिशियल प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर फॉर सीरियस डिस्प्यूट, तो अगर कोई सीरियस डिस्प्यूट है तो जुडिशियल मेंबर भी होगा उसमें और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर भी होगा, यानी दोनों मेंबर होंगे, ठीक है। सिंगल जुडिशियल मेंबर होगा तो लीगल इश्यूज कोई है, ठीक है, लीगैलिटी पे बात हो रही है, तो वहां पे सिंगल जुडिशियल मेंबर कैन एडजुडिकेट। नाउ सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर कब जो है एडजुडिकेट कर सकता है, तो रूटीन कोई काम है, मैनेजमेंट इशू है, मैनेजरियल इशू है, वहां पे सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव जो मेंबर है ही कैन एडजुडिकेट। अब पावर क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, ये देखें। तो एलिजिबिलिटी जुडिशियल मेंबर के लिए जो क्वालिफिकेशन दी गई है एज पर द रूल्स, जनरली है डिस्ट्रिक्ट जज और उससे अबव का जो पर्सन है, यानी जिला जो सत्र न्यायाधीश है, जिला सत्र न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट जज या उससे ऊपर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला जज कोई जो है आपका जुडिशियल मेंबर बन सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर के लिए कहा गया है कि ज्वाइंट सेक्रेटरी से नीचे की रैंक नहीं होनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट में, विद लेबर और इंडस्ट्रियल रिलेशन का एक्सपर्टीज भी इसके पास होना चाहिए। प्रिसाइडिंग ऑफिसर हमेशा कौन रहेगा, जुडिशियल मेंबर रहेगा। जब ज्वाइंट सिटिंग होगी, ज्वाइंटली जो सिट करेंगे, तो ये मतलब बेंच विद जुडिशियल प्लस, जब सीरियस डिस्प्यूट के लिए तो हमेशा कौन प्रिसाइड करेगा, जब दोनों लोग सिट वो करेंगे तो हमेशा जुडिशियल मेंबर प्रिसाइड करेगा, ये याद रखेंगे। सर्विस कंडीशन क्या है, तो सेंट्रल ट्राइब्यूनल के लिए अंडर फाइनेंस एक्ट 2017 में इसका प्रोविजन दिया गया है। स्टेट ट्राइब्यूनल के लिए सर्विस कंडीशन जो है फिक्स किया गया है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। कैन नॉट बी वर्सनड आफ्टर अपॉइंटमेंट, कहने का मतलब है जो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट ट्राइब्यूनल के लिए सर्विस कंडीशन फिक्स करेगी वो चेंज नहीं किया जा सकता है आफ्टर द अपॉइंटमेंट। केसेस स्पेसिफिकली टू बी हर्ड बाय जुडिशियल प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव बेंच, कौन कौन सा, स्टैंडिंग ऑर्डर से रिलेटेड, सर्विस कंडीशन हो गया, डिसिप्लिन रूल हो गया, डिसमिसल से रिलेटेड हो गया, डिस्चार्ज से, रीइंस्टेटमेंट मैटर हो, लीगैलिटी ऑफ स्ट्राइक या लॉकआउट्स हो, रिट्रेंचमेंट क्लोजर डिस्प्यूट हो, ट्रेड यूनियन इश्यू हो, तो ये हमेशा कब जो है ये ज्वाइंट जो बेंच जो है इसको सुनेगी ऐसे मैटर्स को। अदर मैटर कैन बी हर्ड बाय अ सिंगल मेंबर आल्सो, ठीक है। तो इतना हमने समझ गया। वैलिडिटी ऑफ प्रोसीडिंग क्या है, तो ये 45 में दिया हुआ सेक्शन, यहाँ आपके याद करने की आवश्यकता एज सच नहीं है। तो 43 में हमको पता है कि कंसिलिएशन ऑफिसर है, ये याद रखना, कंसिलिएशन ऑफिसर 43 में है। 44 में हमारे पास ट्राइब्यूनल के बारे में दिया गया हुआ है, ट्राइब्यूनल के बारे में कहा 44 में, और 42 में हमारा आर्बिट्रेटर के बारे में दिया हुआ, आर्बिट्रेटर के बारे में दिया हुआ है। तो ये 3 जो सेक्शंस हैं ये हमको याद रखने हैं, 42, 43 एंड 44।
नंबर्स कैसे कैसे जुडिशियल मेंबर हैं, कितने होंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। वैलिडिटी ऑफ प्रोसीडिंग में क्या बताया हुआ है, तो ट्राइब्यूनल डिसीजन नॉट इनवैलिड ड्यू टू, ठीक है, ट्राइब्यूनल का डिसीजन अमान्य नहीं होगा कारणवश अगर डिफेक्ट है इन कॉन्स्टिट्यूशन, एनी वैकेंसी कोई है और एनी एरर इन अपॉइंटमेंट है, तो इसकी वजह से इसका डिसीजन अमान्य नहीं किया जाएगा। रेशनल है टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ जस्टिस, ताकि जस्टिस डिलीवर किया जा सके। नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, अब देखिए यहाँ पे 44 है, 45 में वैलिडिटी ऑफ प्रोसीडिंग दी गई है। सीधे अगर आपका नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल के बारे में पूछ रहा है, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल के बारे में, एनआईटी के बारे में, तो 46 में आ जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल बस वही है कि जो इंडस्ट्री नेशनल इंपॉर्टेंस की है कि नेशनल इंपॉर्टेंस की नहीं है, जहां पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है यूनियन होगी, जहां पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यूनियन होगी वहां पे नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल काम करेगा। यहाँ इतना याद रखना, पर्पज क्या है, फॉर द डिस्प्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस और इन्वॉल्विंग इंडस्ट्रीज इन मोर देन वन स्टेट। एक ये भी याद रखना कि इंडस्ट्री अगर दो इंडस्ट्रीज हैं, एक स्टेट से ज्यादा में इंडस्ट्री काम कर रही हैं, तब भी आपका नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल जो है इसको हेड करेगा। क्लियर है, नेशनल इंपॉर्टेंस का मुद्दा हो या ऐसी इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व हो जो एक से ज्यादा स्टेट में काम कर रही हो, तब ये पर्पज जो है हियर किया जाएगा। कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, कौन वो सुनेगा, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल है। कॉन्स्टिट्यूशन कौन करेगा, ऑब्वियसली नेशनल है तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का रोल खत्म हो जाता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट नहीं होगी। कंपोजिशन सेम है, जुडिशियल मेंबर, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर एक, जुडिशियल मेंबर मस्ट बी हैज बीन हाई कोर्ट जज, वहां पे डिस्ट्रिक्ट जज था, यहाँ पे इसका लेवल बढ़ चुका है, उसको कम से कम हाई कोर्ट का जज होना चाहिए या रहा हो। एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर सेक्रेटरी रैंक का मेंबर होना चाहिए, सेम क्राइटेरिया है, चाहे वो स्टेट का हो चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हो, विद लेबर एक्सपर्टीज है। वहां पे क्या एक्सपर्टीज थी, आईआर एंड लेबर था, आईआर एंड लेबर एक्सपर्टीज था, यहाँ पे लेबर एक्सपर्टीज है। प्रिसाइडिंग कौन करेगा, जुडिशियल मेंबर हमेशा प्रिसाइड करेगा, कोई भी कंडीशन हो, सर्विस कंडीशन सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसाइड बाय द रूल्स। स्टाफ सपोर्ट क्या है, तो प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट इन कंजुलेशन विद जुडिशियल मेंबर। एग्जांपल में डिस्प्यूट बिटवीन द ट्रेड यूनियन इन कोल इंडिया लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में हो लेकिन अक्रॉस द स्टेट कई स्टेट में काम कर रही हो, ठीक है, तो उसको कौन देखेगा, ऑब्वियसली नेशनल ट्राइब्यूनल देखेगा, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल स्टेट ट्राइब्यूनल नहीं देगा, क्योंकि उसकी जो ब्रांचेस हैं वो मोर देन वन स्टेट में है, ठीक है। डिसीजन ऑफ ट्राइब्यूनल, अब ये हो गया, जैसे इसका हो गया, उसी तरह से अगर देखो कि नेशनल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कोई मुद्दा है, तो ये नेशनल इंपॉर्टेंस का है ना, तो वो भी नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल ही देखेगा। डिसीजन ऑफ ट्राइब्यूनल सेक्शन 47 में कंसेंसस बेस्ड डिसीजन होता है। इफ मेंबर डिफर तो रिफर टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट असाइन अ नेशनल अनदर जुडिशियल मेंबर, फाइनल डिसीजन मेजॉरिटी ओपिनियन पे बेस होगा इंक्लूडिंग न्यू मेंबर। समझाता हूं कि एक जुडिशियल मेंबर है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर है, ठीक है, और ये सहमत नहीं हुए किसी डिस्प्यूट पे, इसका अलग डिसीजन है, इसका अलग डिसीजन है, तो ये डिस्प्यूट किसको रिफर किया जाएगा, यूनियन गवर्नमेंट को रिफर किया जाएगा, है ना, इन शॉर्ट पार्लियामेंट को रिफर किया जाएगा। देन गवर्नमेंट असाइन करेगा अनदर जुडिशियल मेंबर। अब इस जुडिशियल मेंबर का जो वो है डिसीजन, चाहे इसकी तरफ भी जा सकता है, इसकी तरफ भी जा सकता है, अब जिसकी तरफ भी जाएगा वही जो है आपका जीतेगा, मतलब उसका डिसीजन सर्वमान्य होगा, उसका डिसीजन प्रिवेल करेगा, ठीक है। तो ये जो थर्ड मेंबर है, जुडिशियल मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करके भेज रही है, अगर कोई डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो रहा है, तो ये जिसकी तरफ भी वोट करेगा, जिसकी तरफ भी अपना जजमेंट देगा, उसका जजमेंट प्रिवेल करेगा, यानी मेजॉरिटी ओपिनियन प्रिवेल करेगी। समझ रहे हो। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप सेक्शन 48, अ पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड कंटिन्यू इफ, ठीक है, पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड या कंटिन्यू, उसका अपॉइंटमेंट कंटिन्यू नहीं होगा अगर नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है, हैज कनेक्शन विद डिस्प्यूट या इंडस्ट्री, उससे कोई उसका लगाव है, तो उसको या तो अपॉइंट नहीं किया जा सकता, या अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट के बाद इसका कोई कनेक्शन इससे बिल्ड हो रहा है किसी इंडस्ट्री से या डिस्प्यूट से, तो इसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, और या वो 65 साल से ऊपर का हो गया हो, ठीक है। समझ में आ रहा है कि ऐसा कोई पर्सन है, लेट से कि रमेश इज जज ऑफ हाई कोर्ट, जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, और सुरेश जो है ही हैज आल्सो बीन द जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। लेट से कि रमेश का अपॉइंटमेंट हुआ
कैसे जो है किसमें, तो नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में हुआ एज एन जुडिशियल मेंबर। ठीक है, अब इसका भी नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में हुआ एज एन जुडिशियल मेंबर। लेट्स से कि रमेश का शुरू में एक कोल इंडिया लिमिटेड है, इससे कोई संबंध नहीं था, लेकिन बाद में इसका कोई इंटरेस्ट डेवलप हो जा रहा है। लेट्स से कि इनकी वाइफ का अपॉइंटमेंट यहाँ पे हो गया और ये मुद्दा इन्हीं से रिलेटेड है, तो इनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। इनका कोई पहले से ही है तो इनको भी अपॉइंट नहीं किया जाएगा। तो ये तरीका है। नाउ पावर एंड प्रोसीजर ऑफ अथॉरिटी सेक्शन 49, फ्लेक्सिबल प्रोसीजर होता है, कैन अडॉप्ट ऑन मेथड्स टू इंश्योर फेयर हियरिंग। सिविल कोड का पावर होता है अंडर सीपीसी ऑफ 1908, अब तो नया आ गया है। समन एंड इन्फोर्स अटेंडेंस कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं विटनेस को और ओथ को, डिमांड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को, इशू कमीशन फॉर एग्जामिनेशन, अदर प्रिस्क्राइब्ड पावर होगी। यानी इनके पास सिविल कोड की पावर है, क्रिमिनल कोड की पावर नहीं दी गई है। जुडिशियल नेचर होगा प्रोसीडिंग्स का, प्रोसीडिंग्स जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होंगी अंडर आईपीसी सेक्शन 193 एंड 228। कंसिलिएशन ऑफिसर राइट टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स, प्रीमाइसेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, एक्सपर्ट एंड एक्सेसर्स गवर्नमेंट में अपॉइंट फॉर टेक्निकल एडवाइस, पब्लिक सर्वेंट जो सभी जो मेंबर होंगे वो पब्लिक सर्वेंट्स होंगे। एग्जीक्यूशन क्या होगा, सेटलमेंट या अवार्ड इन्फोर्सेबल एज डिग्री ऑफ सिविल कोड। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। रिलीफ इन केसेस ऑफ डिसमिशल या टर्मिनेशन में, अगर किसी को डिसमिस किया जा सकता है या टर्मिनेट किया गया है तो सेक्शन 50 ऑफ दिस एक्ट उनको कुछ रिलीफ दिया गया है। तो ट्राइब्यूनल या नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में सेट असाइड डिसमिसल ऑर्डर उसको कैंसिल कर सकती है या उसको रीइंस्टेट कर सकती है वर्कर को विद और विदाउट कंडीशन। अवार्ड को लेसर पनिशमेंट के साथ इंस्टॉल वो कर सकती है इंस्टेड ऑफ डिसमिसल। ग्रांट कंपेंसेशन कर सकती है अगर इस ट्राइब्यूनल को लगा कि उसके साथ जो है सही नहीं हुआ है, वर्कर के साथ पहले जो कंसिलिएशन ऑफिसर ने हियर किया वो प्रॉपर हियरिंग नहीं है, तो कंपेंसेशन भी दे सकती है। इंटरिम रिलीफ में बी गिवन ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स बेस्ड ओनली ऑन रिकॉर्ड एविडेंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने बात की। जैसे कि आपने देखा था कि 90 दिन तक जो है उसको 60% 50% ऑफ द सैलरी दी जाएगी, और 90 दिन के ऊपर चला गया तो 60 दिन तक, सॉरी अब 60 दिन के ऊपर जा रहा है तो ये 75% ऑफ द सैलरी देनी पड़ेगी। ये सारे प्रोविजंस हैं। ट्रांसफर, ये पीछे हमने देखा हुआ है। ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग केसेस, तो अगर कोई पेंडिंग केस है सेक्शन 51 से 52 के तहत, पेंडिंग केसेस अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1946 ट्रांसफर टू न्यू ट्राइब्यूनल, जो नया ट्राइब्यूनल बन रहा है, कैन बी हर्ड अफ्रेश, डी नोवो मतलब अफ्रेश, और फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्टेज, दोनों हो सकता है। एग्जिस्टिंग प्रोसीडिंग ऑफिसर अगर क्वालिफाइड है कैन कंटिन्यू एज जुडिशियल मेंबर, और क्वालिफाइड नहीं है तो नया जुडिशियल मेंबर अपॉइंट किया जाएगा। नाउ कंसिलिएशन प्रोसेस क्या होगा सेक्शन 53 में, तो पहला कहा जा रहा है कि कंसिलिएशन ऑफिसर मस्ट एक्ट स्पीडली एंड इफेक्टिवली। टाइम लिमिट क्या है, तो इनको सेटलमेंट करना है केसेस को, रिपोर्ट देनी है जब भी ये अपॉइंट किया गया उसके 45 दिन के भीतर में, और स्ट्राइक और लॉकआउट के अगर केसेस हैं तो 14 दिन के भीतर रिपोर्ट देनी है, ये याद रखना। अदर देन स्ट्राइक एंड लॉकआउट तो 45 डेज का टाइम मिल रहा है अब आफ्टर अपॉइंटमेंट। एक्सटेंशन सिर्फ एक ओनली विद द रिटन कंसेंट ऑफ पार्टीज, तो अगर पार्टीज जो है रिटन कंसेंट देती हैं कि हाँ भाई एक्सटेंशन हम प्रोवाइड करते हैं क्योंकि लंबी हियरिंग चलने वाली है, बहुत से मुद्दे हैं जो कि सुने नहीं गए, तो एक्सटेंशन किया जा सकता है। अगर सेटलमेंट होता है तो रिपोर्ट प्लस साइंड मेमोरेंडम जो है वो भेजा जाएगा गवर्नमेंट को और पार्टीज को। अगर सेटलमेंट होता है तो रिपोर्ट, उसका एक साइंड मेमोरेंडम गवर्नमेंट और पार्टीज को भेजा जाएगा। अगर सेटलमेंट नहीं हुआ है तो ऑफिसर पूरी रिपोर्ट भेजेगा कि क्यों सेटलमेंट नहीं हुआ है विद रीजन टू द गवर्नमेंट। ठीक है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। फर्दर एक्शन क्या होगा, एनी पार्टी में अप्रोच ट्राइब्यूनल विद इन 90 डेज ऑफ फेलियर ऑफ द रिपोर्ट। ठीक है, कंसिलिएशन ऑफिसर जो है अगर वो मुद्दा वो नहीं हो सकता है और 90 डेज के भीतर, लेट से कि आपका कंसिलिएशन ऑफिसर ने हियर किया, डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हुआ, तो 90 दिन के भीतर कोई भी पार्टी जो है अप्रोच कर सकती है ट्राइब्यूनल को। अब डिपेंड करता है कौन से ट्राइब्यूनल को वो अप्रोच करेगी कि मुद्दा कैसा है, नेशनल इंपॉर्टेंस का है या ऐसी कंपनी का है जिसका एक से ज्यादा स्टेट में है तो नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में, अदरवाइज इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में। बार क्या है मतलब रोक क्या है, तो इस पे बार मतलब रोक क्या है, तो नो कंसिलिएशन आफ्टर 2 years ऑफ ऑकरेंस ऑफ डिस्प्यूट। अगर डिस्प्यूट कोई हुआ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, ठीक है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है,
तो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होने के 2 साल के भीतर ही इस मुद्दे को जो है कंसिलिएशन के लिए लिया जा सकता है, अदरवाइज इसको नहीं लिया जा सकता है। ठीक है। रेफरेंस टू नेशनल ट्राइब्यूनल सेक्शन 54, सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्टली रिफर डिस्प्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस और मल्टी स्टेट नेचर टू नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल। नेशनल ट्राइब्यूनल मस्ट गिव अवार्ड विद इन द टाइम फिक्स बाय गवर्नमेंट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट इज अथॉरिटी जो कि टाइम फिक्स करेगी। अवार्ड्स है यहाँ पे ऐड कर लेना सेक्शन 55 में। अवार्ड्स, तो इट मस्ट बी इन राइटिंग, साइंड बाय मेंबर्स, कम्युनिकेटेड टू गवर्नमेंट एंड पार्टीज। जो अवार्ड होगा, इन्फोर्समेंट क्या होगा, इन्फोर्सेबल आफ्टर 30 डेज अनलेस गवर्नमेंट विदहोल्ड्स फॉर पब्लिक रीजन। ठीक, पब्लिक रीजन, इकोनॉमी या सोशल जस्टिस को लेते हुए। तो 30 दिन, जब ये अवार्ड दिया गया उसके 30 दिन के भीतर इसको इन्फोर्स करना है, लेकिन गवर्नमेंट के पास पावर है कि ये इसको विदहोल्ड कर सकती है फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस के नाम पे। गवर्नमेंट कैन रिजेक्ट या मॉडिफाई विद इन 90 डेज। जो ये अवार्ड दिया गया, गवर्नमेंट हैज पावर टू reject this award or modify this award within 90 days and place before parliament या state legislature to decide operation from date specified else from date enforceable। ठीक है, तो ये है wages pending appeal section 56। if tribunal orders reinstatement, अगर ट्राइबल जो है फिर से उस इंसान का, उस व्यक्ति का जिसको रिट्रेंच किया गया है, निकाला गया है, उसके रीइंस्टेटमेंट का ऑर्डर देती है, यानी फिर से अपॉइंट करो इसको, और एम्प्लॉयर अपील कर देता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, देन मस्ट पे वर्कर फुल लास्ट ड्रॉन वेजेस ड्यूरिंग दिस अपील। तो ये अपील का जितना भी पीरियड है, ये एम्प्लॉयर को क्या करना होगा, उसको पूरी की पूरी वेज देनी पड़ेगी, क्योंकि ट्राइब्यूनल ने ऑलरेडी ऑर्डर दिया है उसके रीइंस्टेटमेंट का। एक्सेप्शन तब होगा इफ वर्कर एम्प्लॉयड एल्सवेयर ड्यूरिंग दिस पीरियड, उस पीरियड में कहीं और काम कर रहा है तब नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर ही इज अनएम्प्लॉयड, then that employer has to pay that full last drawn wage during that appeal period, हर महीने। बाइंडिंग नेचर ऑफ सेटलमेंट एंड अवार्ड सेक्शन 57, सेटलमेंट आउटसाइड कंसिलिएशन बाइंडिंग ओनली ऑन द पार्टीज साइनिंग इट। आउटसाइड कंसिलिएशन में उस पार्टी पे जो साइन कर रही है उस पे बाइंडिंग होगी, और सेटलमेंट इन कंसिलिएशन आर्बिट्रेशन अवार्ड बाइंडिंग सभी पार्टी पे होगा। टू डिस्प्यूट पार्टीज समन टू अपीयर उन पे भी होगा, एम्प्लॉयर सक्सेसर और उनके हायर्स पे भी होगा, ऑल प्रेजेंट एंड फ्यूचर वर्कर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इन पे भी बाइंडिंग होगा। पीरियड ऑफ ऑपरेशन क्या है, तो सेटलमेंट 58 में कमेंसेस फ्रॉम द डेट अग्रीड और डेट ऑफ साइनिंग, तो यहाँ से इस दिन से ये अवार्ड लागू माना जाएगा। बाइंडिंग फॉर पीरियड अग्रीड, जितने दिन के लिए कहा गया है उतने दिन के लिए मान्य होगा। इनको कहा गया कि हाँ भाई ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, इसको हम 6 महीने के लिए बाइंडिंग मानते हैं, तो 6 महीने के लिए करेंगे, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए। अगर कोई वो डेट नहीं दी गई है तो 6 महीने के लिए बाइंडिंग होगा। कंटिन्यूज टिल 60 डेज आफ्टर द नोटिस ऑफ टर्मिनेशन, 6 महीने के बाद नोटिस ऑफ टर्मिनेशन आएगी अगर, तो इसके 60 दिन के बाद भी ये मान्य होगा, 60 दिन के बाद ये लैप्स हो जाएगा। अवार्ड ऑपरेटिव फॉर 1 ईयर, और ये 3 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। गवर्नमेंट में शॉर्टन और एक्सटेंड, ठीक है, मैक्सिमम +2 ईयर्स के लिए। रिव्यू पॉसिबल इफ मटेरियल चेंज इन सर्कमस्टांसेस, कुछ चेंज हो रहा है, भारी चेंज जो कि उस समय था अब नहीं है, तो रिव्यू किया जाएगा। रिकवरी ऑफ मनी ड्यू सेक्शन 59, वर्कर और उसका जो कोई भी नॉमिनी हो या उसका हायर हो, कोई भी में अप्लाई फॉर रिकवरी अंडर सेटलमेंट अवार्ड। ठीक है, सेटलमेंट या अवार्ड, गवर्नमेंट इश्यू रिकवरी सर्टिफिकेट, कलेक्टर रिकवर करेगा एरियर एज लैंड रेवेन्यू, ऑफ नहीं है, एज लैंड रेवेन्यू यहाँ पे कर लेना। टाइम लिमिट क्या है, 1 साल की होगी। ठीक है, एक्सटेंडेबल विद सफिशिएंट कॉजेज। ठीक है, तो 1 साल के अंदर वो जो भी सेटलमेंट का पैसा है, इसको किसको, कलेक्टर को जो है ये रिकवर करना होगा। एक्सटेंड किया जा सकता है अगर कोई ऐसा मुद्दा है कि जैसे मान लो जिससे वो करना है, कंपनी ही बंद हो गई हो, या एम्प्लॉयर जो है इस कंडीशन में नहीं हो, कुछ ऐसी कंडीशन हो कि वो पैसा ना दे सके, तो ये सफिशिएंट कॉजेज के साथ इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। ट्राइब्यूनल डिसाइड डिस्प्यूट अबाउट क्वांटम विद इन 3 मंथ्स, एक्सटेंडेबल। गवर्नमेंट में अपॉइंट कमिश्नर टू कंप्लीट ड्यूज, कंप्यूट ड्यूज, मल्टीपल वर्कर्स में फाइल कलेक्टिव एप्लीकेशन, ये सारी चीजें हैं। कमेंसमेंट एंड कंक्लूजन ऑफ प्रोसीडिंग सेक्शन 60, तो कंसिलिएशन बिगिंस विद द फर्स्ट मीटिंग, एंड्स विद द सेटलमेंट, फेलर या रिफरल। ठीक है, कहने का मतलब है जो कंसिलिएशन प्रोसेस है, ये पहली जो मीटिंग होगी कंसिलिएशन ऑफिसर की, वहां से बिगिन हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, और ये खत्म कब होगा कि ये सेटलमेंट हो गया तो ये खत्म माना जाएगा। पहला मुद्दा है सेटलमेंट। दूसरा जो है कि अगर नहीं सेटलमेंट हुआ, फेलर, तो भी ये जो है
खत्म माना जाएगा, लेकिन कंसिलिएशन ऑफिसर को पूरी रिपोर्ट किसको देनी पड़ेगी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को इन राइटिंग रीजन क्या मुद्दा रहा, ठीक है, या जो है ये कंसिलिएशन ऑफिसर रिफर कर दे इसको नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल को या इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल को, तब भी ये कंसिलिएशन एंड माना जाएगा, ठीक है। तो ये है ट्राइब्यूनल और आर्बिट्रेशन बिगिन विद द फाइलिंग और रेफरेंस, ठीक है, यहाँ पे ये रिफर कर दिया किसने, कंसिलिएशन ऑफिसर ने नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल को, तो रिफरल डेट से ही ये इसका चालू होना माना जाएगा, बिगिन हो जाता है। या यहाँ पे जो वर्कर है या जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर है या खुद जाके केस फाइल करे, ठीक है, तो यहाँ से भी इसका शुरुआत माना जाएगा। और ये खत्म कब होगा, व्हेन अवार्ड इन्फोर्सेबल, यानी अवार्ड दिया गया जब, और ये जब से 60 दिन के भीतर कहा गया है कि इन्फोर्सेबल होगा, तब से ये जो है बाइंडिंग माना जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, तो कहा गया कि ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है सेक्शन 61 में, दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, एनी इंफॉर्मेशन गिवन टू कंसिलिएशन ऑफिसर ट्राइब्यूनल marked as a confidential and cannot be disclosed without the written consent. Any information given to conciliation officer या tribunal marked as confidential and cannot be disclosed, cannot be shared without the written consent. Exception है disclosure allowed in case of prosecution under IPC section 193, जो कि false evidence के सुनता है, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ तक हमने देख लिया। अगली क्लास में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा मीन्स कि आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। और उसके अलावा चाहे ये जो कल वाली क्लास होगी उसी में हम पूरा का पूरा आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड खत्म करके वो कंपैरिजन भी वीडियो इसी में सबमिट कर लेंगे, कि कंपैरिजन कर लेंगे कि पुराने वाले कोड से क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे अलग है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हम कल, मतलब लास्ट क्लास होगी इंडस्ट्रियल रिलेशन की, उसके बाद से हम कोड ऑन वेजेस देखेंगे, कोड ऑन वेजेस, ठीक है। तो ये जब आप कोड ऑन वेजेस और ये दोनों खत्म करोगे, ठीक है, उसके बाद हम इनका एमसीक्यू करेंगे, ताकि ये चीजें आपको भली भांति कंठस्थ हो जाएं। एमसीक्यू इतने होंगे, ठीक है, कि एक भी पार्ट छोड़ा नहीं जाएगा, यानी एक एक जो आपके सेक्शंस हैं उनके ऊपर हम एमसीक्यू लेके आएंगे कि एक भी पोर्शन छूटे ना, और आराम से आपके क्वेश्चंस जो हैं, आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले इन सेक्शन से, वो क्लियर होगा। तो इसके लिए आपको लगातार वीडियोस फुल फॉर्म में देखनी होगी, और सारे के सारे हमारे चाहे एमसीक्यू प्रैक्टिसेस हों, एमसीक्यू प्रैक्टिसेस हो, या हमारा पीवाईक्यू डिस्कशन हो, या हमारे जो टेस्ट हो, इनको आपको पूरी की पूरी तरीके से देखना है। और ये जो है आपको बस वीडियो मिलेगी, आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो यू वुड हैव टू सब्सक्राइब टू दिस प्रोग्राम। सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है वो मैंने डिटेल में बताया है। दिस इज द नंबर, हियर यू वुड हैव टू पे 999 रुपीज, देन शेयर द स्क्रीनशॉट ऑन द सेम नंबर ऑन व्हाट्सएप, और इस पे आप पे कर सकते हो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, तीनों पे। So this is all for today. Thank you. धन्यवाद. Thanks for watching.